जेब का सर्वे ये एक ऐसा सर्वे है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में इस देश में ये हालात हैं, क्या वाकई में लोगों की जिंदगी में ये सब चीजें हो रही हैं, क्या वाकई में आपकी जेब में इतना पैसा है या इतना पैसा नहीं है, कौन सा राज्य क्या कमाता है, कौन से राज्य में लोग क्या करते हैं। ऐसा सर्वे जो भारत में पहली बार हो रहा है। आज से पहले आपने किसी चैनल पर ऐसा सर्वे नहीं देखा होगा। ऐसा सर्वे जो सीधा आपकी जेब से जुड़ता है, जिसे 200 लोगों की टीम ने करीब 5 महीने में पूरा किया है। आपने चुनावी सर्वे बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आप अपनी जेब का सर्वे देखेंगे। हमारे सहयोगी डिजिटल चैनल मनी 9 और आरटीआई ने किया है। आज आपको देश की असल आर्थिक स्थिति पता चलेगी। और ध्यान रखिएगा, यह पर्सनल फाइनेंस सर्वे आपसे जुड़ा हुआ है। हम अगले 1 घंटे में जो सवाल और जवाब दिखाने जा रहे हैं वो साफ तस्वीर पेश करेंगे कि देश के लोग कितना कमाते हैं, क्या बचाते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कितना, ध्यान दीजिएगा, और कितना सुरक्षित है भारत। स्टूडियो में हमारे साथ बहुत बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है। आपको सभी से हम रूबरू करवाएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सर्वे कैसे हुआ, किसने किया, सर्वे का सैंपल साइज क्या है। यस, सैंपल साइज एक बहुत बड़ी चीज है। सैंपल साइज क्या है और सबसे जरूरी बात, सर्वे से क्या निकलकर सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन क्या भारत में जीवन जीने का स्तर भी 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसा ही है या वो अलग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मनी 9 ने देश भर से बहुत बड़ा सर्वे करवाया है। सर्वे में 20 राज्यों के लगभग 100 जिलों को कवर किया गया, 10 अलग अलग भाषाओं में। इसी साल मई से सितंबर के दौरान हुए इस सर्वे में 1150 से ज्यादा गांवों या शहरी वार्डों के 31,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से उनकी कमाई, खर्च, बचत और निवेश की जानकारी जुटाई गई। सर्वे के दौरान हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सर्वे का जिम्मा प्रतिष्ठित एजेंसी आरटीआई इंटरनेशनल को सौंपा गया था, जो वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों के लिए इस तरह के सर्वे करती आई है। आरटीआई इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी फर्म है। आरटीआई इंटरनेशनल को 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एस्टेब्लिश किया गया था। मनी 9 ने जिस थीम पर सर्वे करवाया है, उस तरह के सर्वे या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है या फिर सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। कमाई, बचत, खर्च और निवेश को लेकर आरबीआई और एनएसएसओ के सर्वे बहुत पुराने हो चुके हैं। इस थीम पर मनी 9 का सर्वे सबसे ताजा सर्वे है और देश को सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। सर्वे से पता चलेगा कि भारत में एक परिवार में औसतन कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं और परिवार की औसत कमाई क्या है। सर्वे ये भी बताता है कि देश के कितने लोगों के पास सुख सुविधा है और कितने परिवार अभी भी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। इंटरव्यू में प्राप्त सभी जानकारी को टैबलेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली और सुरक्षित तरीके से दर्ज किया गया। सर्वे को इस साल मई से सितंबर महीने के बीच में किया गया था। सर्वे में 250 सवालों का बैंक तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल करके योजनाओं की दिशा बदली जा सकती है। आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी रूपरेखा भी सर्वे से तय हो सकती है। ये सर्वे आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी आर्थिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। अब आपको पता चलेगा कि देश कितना कमाता है, कैसे कमाता है, कितना बचाता है और कहां निवेश करता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हालत खराब है। ऐसे में जानना जरूरी है कि माइक्रो लेवल पर भारत का क्या हाल है। सबसे पहले दिखाइए हमारा जो पहला भाग है, उसको जरा ध्यान से देखिए आप। कितना कमाता है भारत, हर कोई जानना चाहता है। कितना कमाता है भारत, कितना तनख्वाह है, कितना कमाता है। देखिए पहला सवाल जो है, सीधे पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल, भारत में एक परिवार, उसकी औसत आमदनी कितनी है? क्या आपके मन में सवाल नहीं आएगा कि भारत में एक परिवार जो है उसकी औसत आमदनी, एवरेज इनकम कितनी है? जवाब ध्यान से देखिएगा, इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये देखिए 23,000 रुपए प्रति माह, ये एवरेज है। भारत में एक परिवार की औसत आमदनी 23,000 रुपए प्रति माह।
अब ये इसके ऊपर मुझे लेकर कई सारे सवाल हैं जो मैं अंशुमन सर से पूछूंगा, लेकिन औसत परिवार 4.2 सदस्य, उसके हिसाब से हर घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से ये कैलकुलेशन क्या है। नेक्स्ट सवाल, तेजी से आइए। अब जो अगला सवाल है, सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला सवाल था। दूसरा, भारत के परिवार हर महीना कितना कमाते हैं। अब परिवार कितना कमाता है ये जानना बहुत जरूरी है। परिवार क्या कमाता है ये देखिए आप। ओहो, ये जो फैक्ट्स हैं यही देखिए। मासिक आय 23,000 प्रति माह, ये मैंने आपको दिखाया। अब ये देखिए 15,000 से कम 46%, 15,000 से 35,000 40%, 15,000 से 35,000 40%, 35,000 से 50,000 8%। भारत में सिर्फ 8% लोग हैं जो 50,000 तक, शायद 35 और 50 के बीच में, और 50 से ऊपर इस देश में सिर्फ 6% लोग हैं। सोचिए, सिर्फ 6% लोग हैं। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये अपने आप में एक बड़ा ही एस्टाउंडिंग फिगर है। सीधा ये अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुरंत 1 मिनट रुक जाइए, जरा जवाब देने से पहले अपने मन में तेजी से कैलकुलेशन करिए, कहां पर कौन किसका, कौन सा राज्य कौन पैसा कमाता है। भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य के हैं। सीधे आइए, ये जो मेरे पास फैक्ट्स है, अब इसको देखिए। महाराष्ट्र, मुंबई फाइनेंस कैपिटल, महाराष्ट्र 35,000। एवरेज कितना था? 23,000 भारत में। ये 15,000 ऊपर है, 15,000 ऊपर है, राइट, ऊपर 15,000, सॉरी 12,000 रुपए ऊपर है। नेक्स्ट 28,800 समथिंग, ये है कर्नाटक। ये वेल ऑफ स्टेट्स कहे जाएंगे क्या? दिल्ली 28,500। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम, अब ये बड़ा वैलिड सवाल है, भारत में सबसे कम कमाने वाले राज्य कौन से हैं? ये भी एक सवाल है। सबसे कम, 2 मिनट अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए। सबसे कम भारत में कौन से राज्य पैसा कमाते हैं? आइए, नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूं, बिहार 14,000, एवरेज देश का 23,000 और बिहार में 14,000। झारखंड, एवरेज देश का 23,000, यहां पर 15,800, एवरेज देश का 23,000। पश्चिम बंगाल 16,400। ये फिगर्स आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अब जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अंशुमन सर मेरे साथ हैं। अंशुमन, थैंक यू वेरी मच सर। अंशुमन सर मेरे साथ हैं, उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं संजय सिंह जी आरटीआई की तरफ से। मेरे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि खुद एमबीए हैं, आईएम से, बीजेपी के नेता हैं। उनके साथ आपको देख रहे हैं आलोक पुराणिक साहब हैं, जितेंद्र सोलंकी साहब हैं। इन सबसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले अंशुमन जी, ये तो बहुत ही शॉकिंग सर्वे है और मुझे जो हैरानी हो रही है वो देखकर हो रही है। ये 23,000 का फिगर, ये 23,000 का फिगर पैन इंडिया है या क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। आप इसमें बताइए मुझे, क्या आपने इसमें देखा सर? निशांत, ये पूरे भारत का सर्वे है और हम इस डेटा को और भीतर तक एनालाइज करें और अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो सर्वे एजेंसी के प्रमुख हैं संजय सिंह जी, वो ये बताएं कि ये आंकड़ा और ये सर्वे भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ताकि हम इस आंकड़े को कायदे से समझ सकें। संजय जी। सर, संजय जी। थैंक यू अंशुमन सर। सो ये सर्वे अपने आप में ये फिनेंशियल सर्वे है, अपने आप में बहुत ही व्यापक सर्वे है, जहाँ पे कि हम पूरे भारत के, और वो भी पैंडेमिक के बाद, किसी भी निजी संस्था द्वारा ये किया हुआ एक सबसे बड़ा सर्वे है, जहाँ पे कि हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जाकर के उनकी फिनेंशियल स्टेटस को हमने गेज किया है कि उनकी कमाई कितनी है, उनकी खर्च कितनी है, वो कितना सेव कर पाते हैं, वो कौन सी फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो डिटेल में जब जाएं तो इसमें पता चलता है कि भारत की घरों की पर्सनल फाइनेंस में आज के डेट में क्या स्टेटस है। और ये सर्वे अपने आप में यूनिक इसलिए भी है क्योंकि डिमांड साइड से इस तरीके के सर्वे बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर सर्वे जो होता है वो सप्लाई साइड के डेटा लेकर के और वहाँ से फिनेंशियल स्टेटस को हम बताते हैं, बट यहाँ लोगों के साथ में क्या हो रहा है, उनकी आय कैसी है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब बताती है। पॉइंट टेकन। लेकिन अब अंशुमन जी, मेरे मन में एक सवाल है,
क्या सारे देश का डेटा, क्या सारे देश का डेटा आप दिखा सकते हैं? बाकी राज्यों की अगर बात की जाए, इसको ऊपर करिए जरा, बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो उसके बारे में आपकी क्या राय सर? हाँ निशांत, हमारे पास सारे राज्यों का डेटा है और सारे आंकड़ों में काफी फर्क है। भारत की जो विविधता है, मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो डेटा फायर करें। भारत में जो राज्यों की विविधता है और जो आर्थिक रूप से असंगतियां हैं वो इस आंकड़े में दिखाई देती हैं। हमने 3 सबसे कमाने वाले और 3 सबसे ज्यादा सबसे कम कमाने वाले राज्य देखे। पर अब इस आंकड़े को बिगवाल पर देखिए और आप इसमें देखिए, अब आप इसमें देखिए कि भारत की नेशनल जो एवरेज इनकम हमारे सर्वे से निकलती है वो 23,000 रुपए है और भारत के अधिकांश राज्य यहां से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आधा भारत की औसत आय से नीचे कमा रहा है। यानी भारत के जो परिवारों की औसत आय, और यहां एक और चीज ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए कि परिवारों की औसत आय व्यक्तियों की नहीं है, यानी पूरा परिवार है। और इस आंकड़े को और समझने के लिए जरूरी है, इससे पहले कि हम इसके बाद अपने इकोनॉमिस्ट के पास जाएं और जफर साहब के पास जाएं, भारत के औसत परिवारों में 4.2 लोग हैं, 1.5 लोग कमाने वाले हैं, 2.5 लोगों को खिला रहे हैं। 1.5 लोग कमाने वाले हैं और 2.5 लोगों को खिला रहे हैं। 1.5 लोग कमाने वाले हैं और 2.5 लोगों को खिला रहे हैं। ये आंकड़ा 23,000 रुपए का आंकड़ा, आधा भारत का परिवार कोविड के बाद हमारे पास जो आंकड़ा आता है वो बताता है कि राष्ट्रीय औसत की पारिवारिक आय से कम है। ओके अंजुमन सर, आप एक सवाल जो है मैं लेना चाहूंगा यहां पर, उससे पहले क्विकली जरा यहां पर दिखाना चाहते हैं कुछ 4 सवाल और। सुप्रिया जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। सुप्रिया जी स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। यहां पर कोरोना काल, ध्यान से देखिएगा, कोरोना काल 3 साल में परिवार की मासिक आय घटी या बढ़ी? सवाल दिखाइए, कोरोना काल में 3 साल में परिवार की मासिक आय घटी या बढ़ी? ध्यान से देखिए। अब आप जो अभी अंशुमन सर ने आपको यहां पर बताया था एक, अब उसके पीछे जो जवाब है उसको दिखाते हैं। जवाब जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको देखिए आप। आय जो बढ़ी है 7% लोगों की कोरोना काल में, जो हम यहां पर बता रहे हैं उसमें परिवार का मासिक आय घटी या बढ़ी? आय बढ़ी 7%, ये बहुत चिंताजनक है। बदलाव नहीं हुआ 49%, चलो बच गए। लेकिन ये जो पाया आप देख रहे हैं, ये जो नीला रंग और यहां पर जो आप नीला रंग देख रहे हैं, ये चिंताजनक है। कोरोना काल में मासिक आय परिवारों की अगर बात की जाए तो 44% घट गई है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये शॉकिंग है। दूसरा एक और सवाल जरा सीधे देखिए आप। अब जो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, परिवारों की आर्थिक स्थिति कोरोना काल 3 साल में कैसी रही? आर्थिक स्थिति कोरोना काल बहुत जरूरी है समझना। अब इसका जवाब देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से हम एक पाई चार्ट दिखाएंगे और जो भी हमारे पास फैक्ट्स है वो आपको दिखाते हैं। पहले से बेहतर 5 साल की अगर हम बात करें, ये जो इसका जो है वो 5 साल में है, उसको जरा देखिए। पहले से बेहतर 12%, जो हमें इसको प्ले ऑन करिए जरा। अगर कोरोना काल में परिवारों की आर्थिक स्थिति 5 साल में कैसी रही, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये जो देखिए फैक्ट्स, 5 साल की अगर बात करें, पहले से बेहतर 12%, 12% पहले से बेहतर। वहां पर जो नंबर था वो नंबर मैंने आपको दिखाया था, आय बढ़ी 7% और ये जो स्थिति है वो 12% हो गई। अब ये जो है मैं अंशुमन जी से इसको समझूंगा, कोशिश करूंगा क्या है इसमें, लेकिन पहले जैसी 50%, वहां पर बदलाव नहीं था 49% और 38% पहले से खराब। आय घट रही है 44% और 5 साल में पहले से खराब हो गई है 38%। यह चिंताजनक है। अगला सवाल देखिए जरा, पिछले 5 साल में कितने प्रतिशत परिवारों ने अपनी बचत को तोड़ा? अब ये एक भारत जो है जिसको सेविंग इकोनॉमी कहते हैं, जो लोग सेव करते हैं, और भारत में कई सारे तूफान हम इसीलिए बच गए क्योंकि हम सेव करते हैं, वहां पर उसका जवाब क्या है? 5 साल मतलब कोरोना और 2 साल और कुल मिलाकर जरा ध्यान से देखिए आप। बचत नहीं तोड़ी 47%, बचत तोड़ी 53%। भारत जो कि एक सेविंग इकोनॉमी है, वहां पर 53% लोगों को अगर अपनी बचत तोड़नी पड़ी है तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। सीधे आइए एक और सवाल। वो सवाल ये है कि अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे चेंज करें इसको यहां पर, वो देखिए किस तरीके से अब 53% परिवारों ने बचत क्यों तोड़ी। अब इसका जवाब क्या है? बचत जो तोड़ी उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, बचत तोड़ने के पीछे की वजह क्या है? 7% बच्चे की शिक्षा के लिए, थोड़ा सा मैं फ्रेम से आउट हो गया हूं, एनीवे। कमाने वाले का निधन 2%, यह चिंताजनक है। इलाज बहुत बड़ा कंपोनेंट 18%,
इलाज 18%, और मैं कहीं देख रहा था कि न सिर्फ मेडिकल कॉस्ट बल्कि इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। 18% वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड है। शादी 4%, जिसमें भारत में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन वो इलाज से नीचे, बहुत नीचे। और एक और फैक्ट, नौकरी कारोबार में नुकसान 19%, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। एक ये देखिए, एक ये देखिए, ये चिंताजनक है। क्यों बचत तोड़ी? और लोन चुकाने के लिए 3% लोन चुकाने के लिए। यहां पर जो मेरे लिए सबसे परेशान करने वाला फैक्टर है वो ये है, और एक ये है। ये हमारे सवाल हैं। अब मैं सीधे चलूंगा, यहां पर सवाल लेता हूं। एक पहले क्विक रिएक्शन अंशुमन सर से, और उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं उनके पास मैं चलूंगा। अंशुमन सर, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि इलाज की कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस क्या भारत में लोग लेते नहीं हैं, और दूसरा जो एक और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है, नौकरियां चली गई लोगों की। भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी हम आगे और भी आंकड़े देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग कितना बचाते हैं और कितना कम बचाते हैं। पर बचत का टूटना पिछले 3 साल 4 साल का सबसे बड़ा फिनोमेना रहा है, और उसमें ये 2 आंकड़े हमें सबसे चौंकाने वाले आंकड़े मिले कि या तो लोगों की नौकरी गई तो उनको अपनी बचत तोड़नी पड़ी, या उनको इलाज के लिए अपनी बचत तोड़नी पड़ी। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और वैसे भी भारत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का स्तर कम है, जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन यह जरूरी है समझना कि भारत में लोग सामान्य इलाज के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए, और ये आंकड़ा आप उससे जोड़ सकते हैं जो भारत में प्रवासी मजदूर हमें दिखाई देते थे। हम बहुत सारे सवाल ले रहे हैं, उससे जोड़ें कि भारत में अधिकांश लोगों के पास 2 महीने तक सरवाइव करने की सेविंग्स नहीं होती है, बहुत उनको बचत तोड़नी पड़ती है। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जवाबों को बहुत कंसाइज रखिएगा, क्योंकि सवाल बहुत है। सुप्रिया जी, क्या ये फिगर जो आप देख रही हैं, क्या आपको चौंकाने वाले हैं, ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये चौंकाने वाले नहीं है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, और आप सबको मेरा नमस्कार, थोड़ी माफी चाहती हूँ आने में देर हुई। सबसे पहले तो ये कहूंगी ये फिगर अपने आप में चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि ये परिचायक है उस ध्वस्त अर्थव्यवस्था का, उस खस्ताहाल हालत का, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। ये एक और चीज का सूचक है। ये जो सरकार और नीति निर्माण करता डिनायल में है कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सब चंगा सी, ये उसका भी सूचक है मेरे लिए सबसे। लेकिन सूचक होने के साथ, चौंकाने की बात के साथ, मैं ये कहूंगी ये दुखद है। और मेरे लिए सबसे दुखद इसमें 2 आंकड़े हैं जो आपका सर्वे दिखाता है। आपके सर्वे के अनुसार आय के बारे में करीब बदलाव नहीं, 49% लोगों ने कहा, आय घटी 44% ने कहा। याद रखिएगा, बदलाव नहीं हुआ, ये एक्चुअली आय का घटना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो 93% लोग आज कम कमा रहे हैं और खर्चा ज्यादा है, 93% लोग। और आर्थिक स्थिति परिवार की खराब हुई या पहले जैसी हुई, वो मिलाकर 88% है। और ये आंकड़े के साथ एक्चुअली कोरिलेट करता है। अगर आप जीडीपी डेटा देखिए, जिस पर सरकार अपनी पीठ ठोकती है, तो पिछले 3 साल के बाद वो जीडीपी हुआ है जो हमारा पिछले 3 साल पहले था। तो 3 साल में जो शिथिलता रही, जो कमजोरियां रही, और सरकार की बनाई हुई थी, और ये मैं आंकड़े के साथ बता सकती हूं क्यों, जो हम आगे चर्चा करेंगे। एक जो आपने सर से भी पूछा, वो बहुत ही चिंताजनक चीज है। लोगों ने प्रोविडेंट फंड तोड़कर शादियां करते हैं, बच्चों की, घर खरीदते हैं। इलाज का महंगा होना, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, इंश्योरेंस के प्रीमियम जबरदस्त बढ़ गए वो, और प्लस नौकरी के नुकसान, नौकरी का चला जाना या व्यापार में नुकसान होने के नाते 19% सबसे ज्यादा संख्या वो है बचत को तोड़ने वाले लोगों की, जो इस कारण से तोड़ रहे हैं। और ये खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है, और मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट करने में सरकार को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मैं जफर इस्लाम साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले कुछ आपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं, फिर जफर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सबको टाइम भी मिले, और हमारे जो एक बहुत डिटेल्ड सर्वे अंशुमन सर और आरटीआई ने जो मिलकर ये करवाया है, और ये बड़ा ही ब्रिलियंट सर्वे, जरा देखिए। पहला, अब देखिए, अभी तक आपने देखा था भारत कैसे कमाता है या कैसे सेव करता है। अब जो सेगमेंट है वो ये है कि कितना खर्च करता है भारत। अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं, जरा ये जो फैक्ट्स हैं उसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें पहले बड़ा तेजी से 3 सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, जरा तेजी से, इसका फॉर्मेट भी आपको मैं बताया जा रहा हूं। देखिए जरा, यहां पर 3 सवाल क्या हैं।
अब एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, भारतीय परिवारों का जीवन स्तर कैसा है, यह सवाल आपसे जुड़ता है, मुझसे जुड़ता है, हर किसी से जुड़ता है। भारतीय परिवारों का जीवन स्तर कैसा है? नंबर 1 जरा दिखाइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं यहां पर देखिए, बेहतर हुआ है 3%, बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। औसत 44%, चलो बच गए। चुनौतीपूर्ण या खराब, अब ये अंशुमन जी ज्यादा बता सकते हैं। चुनौतीपूर्ण तो एक वही क्रिकेट वाला शॉट, अगर खराब शॉट खेलता है कोई तो बोलते हैं ऑर्डिनरी शॉट, तो ये चुनौतीपूर्ण यानी 53%। अब जो अगला सवाल है जरा ध्यान से देखिए, सबसे बेहतर जीवन गुजार रहे परिवार किस राज्य से हैं? अब ये अच्छी खबर है, जरा ध्यान से देखिए। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको पर परिवार इनकम की बात की थी उसका ही डेटा सामने आएगा। सीधे दिखाइए। अब जो हमारे पास है सबसे बेहतर परिवार कहां से है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। नंबर 1 महाराष्ट्र, ओके। दिल्ली, केरल, हरियाणा, ओके। पंजाब नंबर 3। अब आपको ये चौंका रहा है, नहीं चौंका रहा है? हरियाणा का नाम इसमें कैसे आ रहा है? या आप एग्रीकल्चर की बात करें, क्या हो रहा है इसमें? ये बड़े फैक्ट्स हमारे सामने। अब एक और सवाल, चुनौतीपूर्ण जीवन गुजार रहे सबसे ज्यादा परिवार किस राज्य में हैं? अब ये बहुत चिंताजनक है। अब इसका जवाब जो है, अब इसकी जो यहां पर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देख रहे हैं किसकी पार्टी कहां पर है। बिहार में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, वो नंबर जो था मैंने आपको 53% बताया था। यहां पर चुनौतीपूर्ण बिहार, पश्चिम बंगाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3। 53% परिवार इस श्रेणी में आते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और अब एक रैंडम सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप क्विकली एक क्विक रिएक्शन अंशुमन जी से, और उसके बाद मैं जफर साहब के पास आऊंगा। क्या सारे देश का डेटा आप दिखा सकते हैं, बाकी बचे राज्यों में परिवार कैसा जीवन गुजार रहे हैं? अंशुमन सर आइए जरा बताइए। हाँ निशांत, हमारे पास सारे राज्यों का डेटा है, और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हमने जानने की कोशिश की कि लोगों के पास एसेट्स की होल्डिंग क्या है। पीसीआर से कहूंगा वो चार्ट फायर करें। आइए सर, प्लीज। हमने ये जानने की कोशिश की कि भारत के परिवारों के पास औसत कितनी चीजें हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि 53% परिवारों के पास केवल 9 बेसिक चीजें हैं, जिसमें टेलीफोन है, जिसमें गैस कनेक्शंस हैं, जिसमें पानी पीने का पानी है। और केवल जरा जूम इन करें, ये देखिए जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, वो है बेसिक, जो लोगों के पास बेसिक चीजें हैं। जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं वो है कंफर्ट का लेवल, कंफर्ट का लेवल है, और ये है लग्जरी पिंक कलर में। सर बताइए अब। और इस आंकड़े से हमें ये पता चलता है कि भारत का कंज्यूमर बेस कितना छोटा है, और सरकार के पास टैक्स लगाने के लिए केवल ये 3% लोग बचते हैं जिनके जीवन स्तर अच्छे हैं, और इसलिए भारत में टैक्स का लेवल इतना ऊंचा है क्योंकि कंज्यूमर क्लास के। जी मैं देख रहा हूं, एक बहुत क्विक रिएक्शन ले रहा हूं यहां पर। बिहार में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में, और गुजरात में, और यहां पर मैं देख रहा हूं जो 2% मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर लग्जरी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लग्जरी का मतलब नहीं है, और ये जो बेसिक एसेट होल्डिंग्स हैं केवल लोगों के पास, उसके आधार पर। ठीक है, आइए सर, अंशुमन सर, जफर साहब, ये बड़ा चिंताजनक जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। सुप्रिया जी ने कुछ बोला, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब 53% लोगों का जीवन चुनौतीपूर्ण है, और हम जो राज्य देख रहे हैं उसमें 2 राज्य, एक बिहार आया, एक मैंने देखा उत्तर प्रदेश आया, क्या आपको लगता नहीं है कि ये सोचने वाली बात है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि ये सर्वे जो आपने किया है उसके लिए आपको बधाई। पहली बार किसी टीवी चैनल ने किया है। वैसे आरबीआई इस तरह के सर्वे 1971 से डेटा है हमारे पास जो इस तरह के सर्वे करता है। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे में आप इसका सैंपल साइज 45,000 है। हाँ, उससे ज्यादा सैंपल साइज आरबीआई के पास है। हाँ। और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई टाइम सीरीज होना चाहिए कि इस टाइम सीरीज के लिए, इस टाइम सीरीज के लिए। मैं अपनी सरकार के बारे में बात करूंगा, और इसलिए मैं जो भी आंकड़े बोलूंगा 2014 के बाद के बारे में बात करूंगा। इससे उससे पहले के अगर आप आंकड़े दिखाएंगे तो आपको सही समझ में आया कि देश की हालत कैसी थी, देश की हालत कैसी हुई है। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं, चूंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आप ज्यादा बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, एसेट उनके पास क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास कोई आंकड़ा ऐसा नहीं जो कि आप 2014 से पहले और 2014 के बाद की बात करें। लेकिन मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं जिससे आपको अगली बार जब सर्वे करेंगे तो शायद ऐसा सर्वे करें ताकि आप लोगों को कटघरे में खड़ा कीजिए, चाहे मैं हूं, चाहे सुप्रिया जी की पार्टी हो। नहीं, लेकिन जफर साहब एक मिनट, देखिए मैं अभी लोगों के जीवन की बात आपको इंटरजेक्ट नहीं करूंगा ये, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है आपको अंशुमन जी बेहतर बता पाएंगे। मैं मेरी बात खत्म, अभी 3, 4, 5 साल की चीजें डिटेलिंग करके दिखा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइम सीरीज जरूरी है। देश तो पहले से चल रहा है ना, 3-4 साल से देश तो है नहीं।
तो आप किसी तो चीज के बारे में- 1947 से तो कंपेयर करेंगे भी नहीं। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो देश की जनता के बारे में बात कर रहे हैं। देश की जनता पैदा नहीं हुई 2014 में, उससे पहले भी देश था, देश की जनता भी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे आंकड़े रेलेवेंट उसी वक्त हो गए, किसी टाइम सीरीज में आप उसको मैप करके दिखाएं और उसके बाद आप लोगों को कटघरे में खड़ा करें। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसलिए हमने ये सारे आंकड़े आरबीआई, इसलिए मैं कह रहा हूं आरबीआई के आंकड़े थे, इसलिए हमें उससे चिंता हुई, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि लोगों के जनधन अकाउंट खुलवाए। जनधन अकाउंट आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि 3 करोड़ लोग जो अकाउंट थे रूरल एरियाज में, आज 47 करोड़ लोग जो है उसके अकाउंट है हमने जनधन के द्वारा खुलवाए। आज पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सिर्फ 18% ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य देखिए तो कैसी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जहां 57-58%, इवन डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात कीजिए तो वो भी 10 से 12% लोग वहां भी बैंक अकाउंट नहीं है। आज ये हमारी है। अब बोलिए उस बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या फायदा हुआ? उस बैंक अकाउंट में अभी मैं पूरे आंकड़े दूंगा, उसके बाद मुझे आप इंटरप्ट कीजिएगा। बैंक अकाउंट खुलवाने से जहां पर बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 करोड़ होते थे डिपॉजिट के, आज वहां 1800 करोड़ डिपॉजिट में है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखिए तो ग्रो कर रहा है। अब उसको अगर उसी को आगे बढ़ाइए तो आप देखिए हाउस होल्ड सेविंग और हाउस होल्ड लेवरेज कैसा है, वो आपको एक पूरी तरह से आपको संकेत देता है कि हाउस होल्ड सेविंग कितनी बड़ी है, हाउस होल्ड सेविंग कहां पर और हाउस होल्ड लेवरेज कहां है। अगर आपको लेवरेज बहुत है, हाउस होल्ड सेविंग कम हो रही है और लेवरेज बढ़ता जा रहा है तो आपको चिंता की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाउस होल्ड सेविंग 20% के आसपास, 21% के आसपास है। और अगर लेवरेज देखिए तो वो पहले से कम हुआ है। आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले लेवरेज बढ़ा था, लेकिन अब लेवरेज कम हुआ है, ये भी आंकड़े बताते हैं। अंशुमन जी मैं पूरी बात खत्म कर लूं और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं सर थोड़ा सा शार्प रखिए प्लीज, थोड़ा सा शार्प। नहीं, आपने जितना इनको समय दिया उससे कम नहीं सर, वो 2 मिनट 20 सेकंड उन्होंने बोला, आपके 3 मिनट 25 सेकंड हो गए सर। ये मेरा अभी आप चल रहा है। ये एक आंकड़े दे रहा हूं जो आपको शायद बहुत रेलेवेंट है। कि अभी वर्ल्ड बैंक की IMF की रिपोर्ट आई है, उस पर देखिए कि जो इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का जो ये जो मैप करने का तरीका है, जो डेफिनेशन है $1.9 जो है पर डे का, तो उसको अगर देखिए उसके हिसाब से 0.8% आज है। एडजस्टेड फूड जो सप्लाई है हम जो देते हैं फूड का, सरकार देती है फूड लोगों को देती है। सर ओके, उसको एडजस्ट करके सर आपको थोड़ा रोकूंगा। आप पिछले 4 मिनट से आप मुझे 4 मिनट से डिटेलिंग दे रहे हैं। जफर भाई 1 मिनट, आप 4 मिनट से मुझे बता रहे हैं, आपने मुझे बिहार और मेरे यूपी के सवाल का जवाब दिया। सुप्रिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके बगल में बड़े रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी एक सवाल ले लूंगा। मेरे साथ 1 मिनट आलोक जी, ये जो डॉक्टर आलोक पुराणिक सर से मैं पूछ रहा हूं, सर ये जो सर्वे आया है आपके लिए इसमें सबसे ग्लेयरिंग, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं TV9 को और मनी 9 को बधाई दूंगा कि ऐसा सर्वे मैं पहली बार देख रहा हूं, और खासतौर पे हिंदी भाषा में इस पर चर्चा। आमतौर पे हम नीतीश लालू की फाइट इस टाइम देखते हैं, तो एक गंभीर काम आप कर रहे हैं। मैं आपको, अंशुमान जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी चिंता मेरे लिए जो है एक उत्तर भारतीय होने के नाते कि साहब जो शीर्ष आय वाले जो राज्य आपने बताए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली राज्य नहीं मूलतः शहर है, तो साहब मेरा मध्य प्रदेश और मेरा राजस्थान और मेरा बिहार और मेरा यूपी, अगर ये बहुत ऊपर की लिस्ट में नहीं है तो जो बहुत दीर्घकालीन हमारी योजना है कि पूरा देश 2047 में विकसित हो जाए, उस पर हमें और ज़्यादा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और एक बहुत व्यक्तिगत चिंता की बात यह है कि 18% अगर बजट टूट रही है इलाज के लिए, तो इससे 2 संकेत मिलते हैं। नंबर 1 कि इलाज इतना महंगा हो गया, महंगा इसलिए हो गया कि सरकारी से ज़्यादा लोग निजी में जा रहे हैं। और दूसरी बात, इंश्योरेंस जो है वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं रह गया है। और तीसरी बात, इंश्योरेंस कराने के बाद इंश्योरेंस वसूलना वो अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो 3% शादी के लिए और 18% इलाज के लिए, जबकि भारत मूलतः शादी प्रधान देश रहा है, जहां सारी सेविंग्स इंसान अपनी बेटी या बेटी की शादी के लिए करता था, लेकिन अब वो शादी इतना पीछे छूट गई है। सर मैं इसमें एक इसमें कांस्टेंट ये ले सकता हूं कि माना कि कोरोना काल में इलाज के लिए ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब एक सेगमेंट है, सीधे आइए, कितना बचाता है भारत? ये भारत कितना, आपने देखा परिवार के हिसाब से आपने देखा कितना खर्च करता है, अब कितना बचाता है भारत?
ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बचत से चलती है। इट्स अ सेविंग इकोनॉमी। कितने प्रतिशत भारतीय परिवार बचत करते हैं? आइए अब देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत, इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्राइड। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कितने प्रतिशत परिवार भारत में बचत करते हैं, क्योंकि ये भारत और अमेरिका में सबसे ग्लेरिंग डिफरेंस है। सीधे देखिए, आइए प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर पाई चार्ट जो है, नंबर 1 70%, 70% लोग बचत करते हैं। ये हमारे जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए भारत और वेस्टर्न इकोनॉमीज में, खासकर भारत और अमेरिका में सबसे ग्लेरिंग डिफरेंस क्या है? अमेरिका इज अ डेट इकोनॉमी, इंडिया इज अ सेविंग इकोनॉमी। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद मेरे इकोनॉमिस्ट वगैरह मुझे गलत नहीं समझेंगे। ये देखिए, बचत करते हैं 70% लोग। अब इसमें योगदान किसका है? ये एक ट्रेडिशन है, ये एक कल्चर है और ये संस्कार है इस भारत के। नेक्स्ट, बचत नहीं करते हैं 30% लोग। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, क्या है वो सब बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं? अब ये बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि ये बताता है माइंडसेट क्या है। किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा। 15,000 से कम जिनकी आय है उसमें भी 57% लोग सेविंग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 15,000 से कम जिनकी आय है वो भी 57% करते हैं। लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह बताता है इस देश के रूट्स। 15,000 से 35,000, 82% लोग सेविंग करते हैं। 35,000 से 50,000, 87% लोग सेविंग करते हैं। 50,000 से ज्यादा 90% लोग सेविंग करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस देश का वाकई में, मैं तो तारीफ करूंगा इस चीज की, और ये ब्रिलियंट सर्वे इस बारे में सच्ची में। नेक्स्ट, किस राज्य के परिवार सबसे ज्यादा बचत करते हैं? अब ये सवाल है एक बहुत खतरनाक। क्यों? कौन सा राज्य? क्योंकि जो नंबर 1 पे उस वक्त महाराष्ट्र था इनकम के लिहाज से, लेकिन यहां पर नंबर 3 पर आ गया है कर्नाटक नंबर 1। और इसमें भी अंशुमन सर के पास बहुत फाइन डिटेल्स है, मैं देख रहा हूं वो थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, बताने के लिए मैं उनसे जरूर पूछूंगा। पश्चिम बंगाल नंबर 2, मतलब इस राज्य की हालत खराब है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो आय अर्न करते हैं, लेकिन यहां पर नंबर 2 पर महाराष्ट्र नंबर 3। ये 3 सवाल हमारे सामने हैं। अब ये किस राज्य के परिवार सबसे कम सेविंग करते हैं, अब ये भी देखते हैं, क्योंकि ये भी एक माइंडसेट दिखाता है। अब इसमें ये फैक्टर नहीं है कि ये लोग खराब हैं, हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो, और ये उसी ट्रेंड में आ रहा है जहां पर कम कमाई भी होती है। बिहार नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3। इसमें जो एक ऑड वन आउट है, मैं जफर साहब अभी आ रहा हूं, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। ऑड वन आउट है, वो है बंगाल। अगर बंगाल की बात की जाए तो वहां पर सेविंग्स बहुत हो रही हैं, अर्निंग्स उतनी ज्यादा नहीं है। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त सुप्रिया जी, आपके पास, आपका टेक क्या है इस पर? क्योंकि ये तो देश की एक सोच है और ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, लेकिन चिंताजनक है वो राज्य जहां पर शायद पैसा ही नहीं है लोगों के पास। जी हाँ, लेकिन इसके पहले आपने एक बात कही कि यूएस डेट इकोनॉमी है और हम सेविंग इकोनॉमी है। हम दोनों में एक और भी अंतर है। बताइए। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है और वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है। Yes. और हमारा कंजम्पशन लगातार डाउन हो रहा है, वो भी एक चिंता की बात है। आई एम श्योर इस सर्वे में उस पर बात करेगी, क्योंकि या तो मैंने मिस किया या आगे आएगा। लेकिन एक चीज इसमें काबिले तारीफ है और ये देखने वाली है कि जब हम कहते हैं कि भारत में 70% लोग सेव करते हैं, तो आज की तारीख में उनको अपनी सेविंग पर रिटर्न क्या मिल रहा है? स्मॉल स्कीम की जो सेविंग रेट है वो इन्फ्लेशन रेट से कम है, तो उनको एक्चुअली अपने सेविंग पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। हम बात बड़ी बड़ी करते हैं मार्केट की, कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, कुलाचे मार रहा है, वो अश्वमेध का घोड़ा बना हुआ है। उसमें देश के 3 से 4% लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो आय ज्यादा है जिनकी। जो गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एक्चुअली बैकबोन है आपकी सेविंग की, उसको अपनी सेविंग पर रिटर्न लगातार निरंतर कम मिल रहा है, और कई बार इन्फ्लेशन से कम मिलकर मतलब नेगेटिव रिटर्न है। एक चीज मेरी तरफ से और जोड़ दीजिए। चिंता का विषय है। नहीं, आपने बोला, इसमें मैं आपकी एक और चीज ऐड कर देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जापान में लोगों को सेविंग पे रिटर्न नहीं मिलता है ज्यादा, लेकिन जापान की करेंसी का डेप्रिसिएशन भी उतना नहीं होता है जितना हमारा हो रहा है। इस बात से शायद मेरे साथ जो खास मेहमान है वो एग्री करेंगे। मैं सीधे चलता हूं मेरे साथ। एक मिनट, एक सेकंड में एक चीज बस बोल दूं। हम जब अपने आप को यूएस से, यूके से, जापान से कंपेयर करते हैं और पीठ ठोकते हैं, नहीं, आई एम सेकंडिंग योर थॉट। नहीं, एक मिनट, सेकंडिंग योर थॉट। एब्सोल्युटली। हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर
प्रॉस्पेरिटी और हमारी एवरेज नेशनल इनकम उनसे कई गुने कम है। Agree. और सोशल सिक्योरिटी नेट कई गुना कम है। सोलंकी साहब, जफर साहब, आप 4 मिनट नॉन स्टॉप, मैंने आपको बिल्कुल एक मिनट दे दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा। एक मिनट सोलंकी साहब, ये जो हमारे पास डिटेल आया, ये जो डेटा आया, यहां पर इस डेटा में जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि हमारी सोच है बचत वाली। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि बचत करने के बावजूद भी लोग अपनी जो सेविंग्स हैं उसको तोड़ रहे हैं। सोलंकी सर, योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो ये सर्वे एकदम सही समय पे आया है, क्योंकि अगर ये शायद पहले 5 साल पहले आया होता तो हम इतना डिटेल डाटा हम नहीं लेके आ पाते। और आज आया है जब डिजिटाइजेशन इतना हैवी हो गया है और जिस तरह से कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। आते हैं हम बचत पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बचत हमारी हम जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनली बचत हमारी इकोनॉमी रही है और लोग बचत करते हैं, जो डाटा भी दिखाता है। लेकिन क्या वो बचत इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो पाता है, या वो बचत जो है नेगेटिव रिटर्न में चला जाता है, या वो बचत जो है कहीं और इस्तेमाल हो जाता है, तो वो देखने वाली बात होगी। तो सेविंग इकोनॉमी तो है, लेकिन सेविंग जो है सर, आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूं, अभी आ रहा हूं। जफर साहब, अब आपके पास ही आऊंगा मैं, 1 मिनट जरा ध्यान से देखिए आप। अब ये जो सवाल इन्होंने रखा है बड़ा अच्छा सवाल है। यही सवाल है सबसे बड़ा, भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है। कमाल कर दिया अंशुमन जी आपने और संजय जी ने, एक एक डिटेल परत दर परत खोल के रख दिया आप लोगों ने। भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है। अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सीधा ही फैक्ट्स दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो है बैंक 64%, बैंक अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक, पोस्ट ऑफिस 21%, और बैंकों का कंसोलिडेशन जो हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन आम इंसान जो है वो डिफॉल्टर कम होता है, बड़े बड़े लोग ज्यादा होते हैं। बीमा 19%, गोल्ड 15%, एनबीएफसी 7%। इसके बाद एक और सवाल, सीधे आइए, वो सवाल ये है, किस शहर के कितने परिवार सबसे ज्यादा सोना रखते हैं। फैंटास्टिक। ये सोचिए कौन से परिवार किस शहर में अभी भी गोल्ड, जो कि एक बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मुझे याद है वॉरेन बफे ने कहा था कि अगर क्राइस्ट के टाइम पर मैंने गोल्ड खरीदा होता तो अब भी मुझे उस पर टोटल 2% इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं मिलता। यहां पर गुजरात में सूरत में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। यहां पर आंध्र प्रदेश नंबर 2, 15% परिवारों में सोने की बचत करते हैं। ठाणे महाराष्ट्र नंबर 3, ये हमारे पास है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और सवाल मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले शहर कौन से हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के दौर में। कर्नाटक, मुझे लगता है अंशुमन जी, कर्नाटक फाइनेंशियली सबसे साउंड थिंकिंग वाले राज्यों में से एक है। मैं आपके पास आ रहा हूं अंशुमन जी। कोलकाता, आप बंगाल की अगर बात की जाए नंबर 2 पर, और आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर। यह हमारे सामने फैक्ट है। और अब एक रैंडम सवाल, आप अंशुमन जी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में परिवारों के पास रखे सोने की क्या स्थिति है, वो कैसे देखते हैं? हाँ, हमारे पास सोने का, इंश्योरेंस का भी डेटा है। एक पूरा आंकड़ा है अलग अलग देश के प्रमुख शहरों का, जहां सोने की होल्डिंग कितनी और कहां सोने में सबसे ज्यादा निवेश होता है। आप ये सीधा स्तर, पहली चीज तो भारत में केवल 15% लोगों के पास सोने की होल्डिंग है, उनकी बचत में हिस्सा है। तो हम लगातार जब ये कहते हैं कि भारत में सोना सबसे बड़ा निवेश है, तो वो नहीं है। सोने का निवेश उन्हीं राज्यों में केंद्रित है जिनके पास ज्यादा इनकम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अधिकांश बचत आज भी बैंकों में रखी हुई है जहां रिटर्न कम है। यह बात सुप्रिया जी ने सही कही है, क्योंकि अधिकांश बचत भारत की उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगी हुई है जहां इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप देखें राज्यों के हिसाब से, तो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल और पंजाब ये राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर सोने में निवेश करते हैं। अच्छा अंशुमन जी, जब लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत की सोच क्या है? वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या ऑप्शन लेते हैं? बैंक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे इस आंकड़े में। और एफडी या पीपीएफ? हमारे पास नहीं, एफडी या सेविंग बैंक्स दोनों हो सकते हैं। आपके पास कैश इमरजेंसी फंड के लिए दोनों चीजें हो सकती, पर बैंक अभी भी भारत की बचत का पहला सबसे बड़ा साधन है और उन बैंकों में रखी हुई बचत पर रिटर्न घट हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ने फिर हम जाते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है। बीमा अभी भी लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी बचत के तौर पर नहीं आया है, यानी लोग अपनी रिस्क को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर रहे हैं। यह बात इस सर्वे से पता चलती है। पॉइंट टेकन। आइए सर, अब मैं जफर साहब से एक सवाल पूछूंगा। जफर साहब,
सवाल खड़ा ये होता है, और ये बड़ा बड़ा देखिए, आपने दो चीजों में बैंक के लिहाज से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया, वेरी गुड। छोटा जवाब लंबा होना है। आप सवाल तो मैंने एक वर्ड बोला, आपने बोला नहीं, तो अभी बोलने दीजिए मुझे। आपने इंटरेस्ट बढ़ाया, अच्छा है। दूसरा जो चीज है जो हमें सबसे अच्छी लगी वो ये है कि किस तरीके से जो नॉर्मल कॉमन मैन है उसको बैंक में अभी भी इंटरेस्ट है, लेकिन बैंकों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के तौर पर क्या अवेयरनेस फैलाना जरूरी नहीं है? देखिए निशांक जी, पहले तो मैं आप सर्वे जो भी किया मैं इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वे करें, चूंकि सर्वे करने वाले हैं, उसमें ट्रेंड अगर नहीं है सर्वे में तो कोई फायदा नहीं है, कुछ उस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है। आपको ट्रेंड दिखाना पड़ेगा कि एक टाइम लाइन के हिसाब से कि ट्रेंड कैसा जा रहा है देश का, वो कुछ नहीं दिखता है, इसमें सिर्फ एक आंकड़े हैं, आंकड़े का कोई वैल्यू नहीं इफ देयर इज नो ट्रेंड, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा आपको, मैं कुछ ट्रेंड देता हूं। पर कैपिटा इनकम 2014 में क्या था, आज क्या है? $1450 था, आज $2200 है। मैं उस आप पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, बीमा के बारे में, जो सीमा जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में पेनिट्रेशन 3.2% है, और ये 1% था 2014 से पहले। और ग्लोबली अगर देखिए तो आज यूके जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री जो है, यूके में 3% है, चाइना में 2.4% है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, और जहां तक इनकम का लेवल है, बैंकों की बात है, एफडी का रेट जो है आप पिछले 20 साल में उठा के देखिए कि कितना परसेंट नीचे गया था और कितना परसेंट ऊपर गया है। भाई अगर आप कोई भी, अगर कभी अपवर्ड प्रेशर रहता है इंटरेस्ट पे, जैसे आज अपवर्ड प्रेशर है, कभी डाउनवर्ड प्रेशर रहा है। जब सुप्रिया जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की थी, तो 10 इयर्स का जो YTM था, यील्ड जो था 10 इयर्स बॉन्ड में, वो 5.5% तक चला गया था। आज अगर देखिए तो 7% है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हाउस होल्ड जो ऐसे हाउस होल्ड जो 82% हाउस होल्ड के पास आज बैंक अकाउंट है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहा है। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपने हेल्थ के बारे में बोला, शादियों में पहले पैसा लोग इन्वेस्ट तोड़ते थे, शादी करते थे। आज चूंकि आज उनके पास आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए। और दूसरी बात, बीमा योजना जो है, जो हमारी सरकार ने 2,350,000 रुपए आप खर्च कीजिए पूरे साल के लिए, और 2 लाख का बीमा मिलता है। ऐसी बहुत सारे जो स्कीम लेके आए हैं, जिससे हाउस होल्ड को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। अंशुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निशांत, चूंकि जफर साहब बार बार सर्वे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं जो हमने अपने पैकेज में भी दिखाया था और उन्होंने देखा होगा। ये भारत का पहला सर्वे है, और भारत में सरकार और RBI मिलकर आपको अभी तक भारत में इनकम के, इन्वेस्टमेंट के, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के डेटा नहीं देती। ये सच्चाई और वास्तविकता है। ये डिमांड साइड से ये बताता है कि भारत में जो सेवाएं उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल लोग कैसे कर रहे हैं। भारत में जनधन अकाउंट है, भारत में बैंक है, भारत में 50 से अधिक बीमा कंपनियां हैं, पर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन केवल 3% है, केवल 19% लोगों के पास बीमा है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक है मौजूद, उनमें रखी हुई बचतें कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहली बार किया गया सर्वे। ये आपको बता रहा है कि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया भारत में, जनधन आ गया, भारत में बैंक्स खुल गए, 50 बीमा कंपनियां हो गई, इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके बाद भी क्या लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं? उनकी जेब में इतना पैसा है कि वित्तीय तौर पर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? और अगले आंकड़े जब आप देखेंगे अगली किश्तों में, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब और भी मिलेंगे इसके साथ। ये इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, सुप्रिया जी कुछ कह रही है? मैं बस एक छोटी सी बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि इस सर्वे से जो भी नीति निर्धारक है, एक चीज बड़ी साफ है कि देश के लोगों का, और स्पेशली मध्यम वर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका विश्वास अभी भी बैंक्स में, अगर इसका और भी लेखा जोखा किया जाए तो विश्वास मेरे ख्याल से सरकारी बैंक्स में ज्यादा होगा। तो प्राइवेटाइजेशन की जो हम बात करते हैं, उसमें हमें शायद इस बिंदु को केंद्र बिंदु बनाकर भी डिस्कशन करना चाहिए। मैम, वैसे मुझे याद है डिसइन्वेस्टमेंट का वर्ड किसने कॉइन किया था, बट एक मिनट जफर साहब, बस इनको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, बार बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक के डिपॉजिट पे, जरा मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन इनके समय पे एवरेज 10 साल का 8.8% जो है इन्फ्लेशन था। आज एवरेज देख लिए कितना था पिछले 8 सालों का, तब आपको पता चल जाएगा। रिटर्न एक पीरियड का, आप छोटे से पीरियड का नहीं लेंगे, पूरे समय का लेंगे, तो आपको लगेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एफडी में जो रिटर्न आ रहा है उससे बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन उससे बहुत कम था। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। पर ये दूसरी बात, मैं अंशुमन जी से सहमत, आई एम सॉरी, मैं असहमति दिखा रहा हूं कि ये मैं इनसे एग्री नहीं करता हूं। मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं कि RBI के पास डेटा नहीं है, और RBI के डेटा मैं 71 से आपको दे दूंगा, जो सारे आंकड़े देंगे आपको, ये सारे आंकड़े मिलेंगे उसमें। पर निशान जी, इसमें थोड़ी सी मिथ्या है, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली मुझे बोला, मुझे लगता है मुझे राइट टू रिटॉर्ट 10 सेकंड का मिलना चाहिए। प्लीज गो अहेड। मिथ्या ये है
कि ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज द रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आज की तारीख में जब ग्रोथ निरंतर गिरती जा रही है और इन्फ्लेशन हाई है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है और नेगेटिव तक में गया हुआ है। आप क्यों बोल रही हैं कि जीडीपी मेजरमेंट ट्रिक्स भी पूरी जो टेक्निक्स है वो भी काफी बदल? नहीं, मैं मेजरमेंट ट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूं, डिबेट मतलब मैं बोल गया ट्रिक्स, लेकिन अगर आरबीआई एक वित्तीय वर्ष आपके बगल में आलोक जी ने एक स्माइल मारी है उसको लेकर मैं आ रहा हूं। ओके, डेटा गिरा रहा है तो अपने बात है। आई कंप्लीटली सेकंड इट, बट बड़ी खबर कितने आप लीजिए तो उसके बाद आपको सारे आंकड़े साफ दिखेंगे। कितने प्रतिशत भारतीय, अब हम बात कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट, आइए जरा, इन्वेस्टमेंट कहां निवेश करते हैं, ये देखने वाली बात है ना, क्योंकि हम इन्वेस्ट कहां करते हैं। अभी तो आपने देखा कौन इन्वेस्ट करता है, कहां से करता है। अब देखिए आप कितने प्रतिशत भारतीय परिवार निवेश करते हैं। अब जरा ये देखते हैं, निवेश करते हैं कितने प्रतिशत भारतीय। मेरे पास जो जवाब है वो जवाब मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल, जवाब जो है सीधे देखिए, आप 22%, सॉरी, यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो है 22% निवेश करते हैं और 78% जो हैं वो निवेश नहीं करते हैं। ये डेटा कह रहा है 22% निवेश करते हैं, 78% निवेश नहीं करते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक इसका रिएक्शन ले लूं, एक बहुत बहुत अर्जेंट रिएक्शन है। अंशुमन सर, सेविंग ज्यादा करते हैं, निवेश नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप निशांत, ये भी यहाँ समझने की कोशिश है, जो बात अभी बार बार जफर जी कह रहे हैं, बहस के लिए हम वो भी आंकड़े दिखा सकते हैं जो रिजर्व बैंक के पास हैं कि नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दो अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके पास सुरक्षा हो, वित्तीय सुरक्षा किसी संकट से बचने के लिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल दूसरी चीज है, जहां आपके पास इतनी बचत हो कि अगर आपकी आय खत्म हो जाए तब भी आप जिंदगी सर्वाइव कर सके। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ आता है, सेविंग हमेशा सिक्योरिटी के साथ आती है, और इसलिए हमने इसमें ये मुझे डिमार्केशन समझना जरूरी है कि अब आप सर, मेरे पास 5 सवाल है, प्लीज इस कैटेगरी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो कौन सा इनकम ब्रैकेट है जो निवेश करते हैं। सीधे देखिए आप, 15,000 से कम 13% लोग इन्वेस्ट करते हैं। अंशुमन जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तब इन्वेस्टमेंट की बात होती है। यहां पर 15,000 से 35,000 31% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 22% परिवार निवेश करते हैं। ये उसका डेटा है 22% के अंदर से। 35,000 से 50,000 34% इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 से ज्यादा 45%। ये यकीन मानिए, ये अपने आप में बहुत, एक मिनट में आ रहा हूं अंशुमन जी, तुरंत। भारतीय कहां निवेश करना पसंद करते हैं? अब ये देखिए आप, ये जो फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, कहां निवेश करते हैं। अब यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो शायद इससे एग्री ना करें। प्रॉपर्टी 18%, प्रॉपर्टी 18%, म्यूचुअल फंड 6%, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट 3%, और ये स्टॉक मार्केट 3% में ही हम लोग इतना हल्ला कर देते हैं। यहां पर यूलिप 3%, यूलिप बहुत ज्यादा लोगों की पसंद नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए। अब जो हमारा अगला सवाल है वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस राज्य के परिवार सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। अगेन कर्नाटक नंबर 1। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो इस राज्य में एक अलग लेवल पे देखने को मिलती है। नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एक और सवाल यहां पर, क्या अंशुमन जी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि किस राज्य के लोग कितनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं? उत्तर प्रदेश कहां है, बिहार कहां है? हाँ, हमारे पास इसका भी आंकड़ा है अलग अलग राज्यों के संदर्भ में, जहां जहां कितनी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। प्लीज कम सर। हाँ बताइए सर। भारत के टोटल इन्वेस्टमेंट बास्केट में कितना निवेश करते हैं, उसमें केवल 18% प्रॉपर्टी में निवेश है। और यहां ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का सबसे ज्यादा टैक्स्ड सेक्टर है, प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा टैक्स है भारत में चारों तरफ, और जो लोगों की निवेश की पहली पसंद है भारत में निवेश की दृष्टि से, लेकिन उसमें केवल अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। बाकी सबके पास जो प्रॉपर्टी है वो शायद उनके अपने रहने के घर हैं जो पैतृक रूप से मिले हुए हैं, उनका निवेश नहीं, उनकी रिहाइश भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे जोड़ना था जिससे आपका सवाल स्पष्ट हो जाए, आपने देखा सबसे कम आय वर्ग वाले 57% लोग सेव करते हैं, लेकिन सबसे कम आय वर्ग वाले केवल 15%, पिछला वाला अगर हम चार्ट देखें तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यानी इनकम लेवल पर सिक्योरिटी की कोशिश है कि अगर नौकरी चली जाए तो बचत बनी रहे, पर इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ते जाते हैं, सेविंग्स का लेवल कम होता है और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता जाता है। ये भारत, ये महत्वपूर्ण इंसाइट है जो सर्वे से निकलती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण इंसाइट है, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा
इस शो के अंत में हम आपके सामने लाए एक सबसे जिसको कहा जाए मेगा गोल्डन सवाल। उस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे और उस सवाल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर आलोक से मैं जानना चाहूंगा सर, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, और अगर मैं इसको फाइनेंशियल लिटरेसी से देखूं तो आपको लगता नहीं है कि हम सेविंग भले ही करते हैं लेकिन अगर प्रॉपर्टी के अभी ऊपर फोकस करें तो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी में भी है फार अवे? सर मैं तो इस पूरे सर्वे को एक एंगल से देख रहा हूँ कि जहाँ आप खुशहाली और सेविंग और इनकम की बात आती है वहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र आ जाता है। जहाँ गरीबी और सबसे कम सेविंग आय की बात आती है वहाँ हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली अपवाद है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं साहब, ये आने वाले 20-25 साल में आपको दूसरे एंगल से विचार करना पड़ेगा कि साहब कंट्रीब्यूशन, इनकम, सेविंग जिन राज्यों से आ रही है वहाँ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है। और यूपी बिहार जहाँ इनकम उसके लेवल्स नहीं है, ये पीएम और सीएम सब यहीं से बन रहे हैं। तो 20-25 साल बाद इस डेटा का जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन दिखाई पड़ रहा है मुझे रीजनल डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण उभरने वाले हैं, जिसका आंसर मेरे दोनों मित्र देंगे। लेकिन साहब ये फाइनेंशियल लिटरेसी का सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार, ये हम 84 से देख रहे थे, जीएस पटेल कमेटी की रिपोर्ट आई थी स्टॉक मार्केट पे, तब भी गुजरात सबसे ऊपर हुआ करता था। तब हम उम्मीद करते थे आने वाले 20-25 सालों में हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के रिटर्न ठीक ठाक आएंगे। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ यूपी या बिहार में जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट भी हैं वो वैसे इन्वेस्टमेंट है जो निवेश की श्रेणी में ना आके हम हद से जुएबाजी, सट्टेबाजी के लेवल पर कर सकते हैं। तो बाकायदा अभियान चलाना पड़ेगा। और मनी 9 को मैं ये निवेदन करूंगा कि वित्तीय लिटरेसी हिंदी भाषी क्षेत्रों में। पॉइंट टेकन। क्विक रिएक्शन मेरे साथ सोलंकी साहब, क्विक टेक, अभी तक का जो सर्वे आया आपने? देखिए अभी तक के जो सर्वे में आया उसमें हम देख रहे हैं कि सेविंग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट में तब्दील कम हो रहा है। तो क्या हम इसको मान लें कि जो फाइनेंशियल इनोवेशन है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, क्या वो इस तरह का नहीं हुआ है कि एक आम आदमी तक पहुंचा जा सके? अच्छा, इस मामले में कौन सा मुल्क बहुत आगे? इस मामले में कौन सा मुल्क आगे सोलंकी साहब? देखिए इस मामले में यूएस को अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो सबसे हैवी है, वहाँ पे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा निवेश होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की डिस्पैरिटी है इनकम लेवल पे, उस हिसाब से प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत ज्यादा होना है। मैं अपने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास आ रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन हमारा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन क्रेडिट कार्ड, कौन खर्चा करता है, कौन कर्ज में डूबा है। लेकिन वो गोल्डन सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। घर में कोई घुस आया है और उनके पास वेपन है। कोई बात नहीं, हमारे पास उससे भी बड़ा वेपन है। म्यूजिक लगाओ। ठंड को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा, और ये तुम्हारी जेल यात्रा के लिए। डॉलर अल्ट्रा, इसका विंटर शील्ड टेक्नोलॉजी आपको रखे गर्म और इससे सुपर स्लिम। डॉलर अल्ट्रा, ठंड का वेपन। 300 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। हाय, सरप्राइज। अगर आपका म्यूचुअल फंड भी अनप्लान्ड सिचुएशंस के लिए तैयार रहे तो बैलेंस एडवांटेज फंड है मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए हमेशा तैयार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। एक्सिस म्यूचुअल फंड। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। I like it. Play it your way. Play it your way. Sarah, this is your space. Play it your way. With the versatile range of sanitary ware, faucets and tiles by Sarah. दादा, दादी। ऋषभ भैया।
D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। आप लोग जूस लेंगे या खाना खाएंगे? जूस पी लेंगे। मैं लेके आया। अब देखिए ये तो घोंचू निकला, लेकिन आप मत बनिए। टिकट बुक करते समय कन्वीनियंस फीस के नाम पे अपने पैसे चोरी मत होने दें। कोड भी पूछ लो। 0000। अरे ये लो रे पापा या वो लो पापा, पापा पापा। मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। गोभी हो या पूरी समोसा, खा लो कचौड़ी या प्याज परोठा। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। सब बस कट करने में ही लगे, but not Tata AIG health insurance. No room rent cards, no consumable cards. Claim मिले maximum. Tata AIG health insurance. Trusted नाम, fantastic कार। 2 चम्मच चीनी के कैलोरीज बर्न करना मतलब 1 किलोमीटर चलना। इसलिए शुगर फ्री ग्रीन 0 कैलोरी स्टीविया लीफ से बना 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट। शुगर फ्री ग्रीन, फिटनेस का पहला कदम। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल चटनी 011 25 54 25 54। नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि और टॉनिक हेमपुष्पा। माय फेयर सोप एंड फेस वॉश रूप संवारे, त्वचा निखारें। बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। अब पॉलिसी बाजार पे है 0 कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें आपको कुछ टाइम के बाद अपना इंश्योरेंस बंद करके पूरा प्रीमियम वापस लेने का ऑप्शन मिलता है। तो हुआ ना 0 कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आज ही खरीदिए policybazaar.com से। सर कैस्ट्रॉल एक्टिव डालूं? नहीं, महंगाई है, कोई भी डाल दो, थोड़ा इधर उधर चलेगा। ऐसा वैसा इंजन ऑयल तो इधर, यानी 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा, और कैस्ट्रॉल एक्टिव तो उधर। इसीलिए महंगाई में भी सिर्फ कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3x सुपीरियर प्रोटेक्शन। 8 2 3 चलो साथ खेलें। रमी खेलते आ जाओ। मेरा मतलब था चलो साथ खेले 8 2 3 पे, जहाँ रमी, कैरम, पूल, फैंटेसी सब कुछ खेल सकते हैं। 8 2 3 चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मूवी स्टार्ट करें? पहले पॉपकॉर्न तो लाओ। संडे को मिलेगा ना? पाजी स्नैक्स और पॉपकॉर्न खरीदने के लिए संडे सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है, हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स, बिग बास्केट। सबटाइटल्स नहीं है? संडे दोरुकुतुंदी की? डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ। ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा, मेंबरशिप डिस्काउंट भी मिलेगा, फिर भी बाहर जाओगे। सॉरी, कहीं नहीं जाऊंगा। फार्मेसी ऐप पे जा सकते हो। फार्मेसी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग्स। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल चटनी 011 25 54 25 54। Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. रोजले शिलाजीत, केसर व मोती युक्त राजवैद्य रसायनवटी, बढ़ाए जोश व स्टेमिना। राजेश मसाला एंड राघव भोग चक्की आटा ट्राई कीजिए। नॉल हेल्थ केयर प्रेजेंट्स न्यूट्रीनॉल 4G कैप्सूल्स, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल।
नमस्कार, स्वागत है आपका। ये आप देख रहे हैं मनी 9, भारत की जेब का सर्वे। एक ऐसा सर्वे जो अब ये बता रहा है कि आपकी जेब में पैसा है या नहीं है। वो ये बता रहा है कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो कितना आप इन्वेस्ट करते हैं और कितना सेव करते हैं। वो ये बता रहा है कि किस राज्य में क्या है पैसे को लेकर लोगों का हाल। लेकिन अब हम इसके दूसरे भाग में हैं। हम एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए मेगा सवाल, गोल्डन सवाल पूछने वाले। लेकिन उससे पहले, किस राज्य के परिवार, सोचिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कहां इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन किस राज्य के परिवार शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। इस देश में सिर्फ 3% लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन किस राज्य के परिवार, क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? महाराष्ट्र नंबर 2 पर देखकर, गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और कर्नाटक जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी में काफी आगे है, वो है नहीं। नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। ये अपने आप में फैसिनेटिंग है। गुजरात सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, और फिर आंध्र प्रदेश, यहां के लोग, और सिर्फ 3% लोग लगाते हैं। अब किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। किस आय वर्ग के लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड लगते हैं? अब ये देखिए, इसके जो जवाब है वो आपको निश्चित तौर पर हैरान करेंगे। सबसे पहले, जो 15,000 से कम है उनको 2% लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं। 15,000 से 35,000 सिर्फ 9% लोग। और मैं बताना चाहूंगा 7% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। 35 से 50,000 19%, 50,000 से ज्यादा 31%। ये वही लोग हैं, ये 50,000 से ज्यादा वाले लोग वही हैं जो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि जैसा अंशुमन सर ने बताया, इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। सीधा ही, अब किस राज्य के परिवार के पास सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड है? किस राज्य के पास? आपने शेयर मार्केट तो देख लिया, अब क्रेडिट कार्ड देखते हैं किस राज्य के परिवारों के पास। अब यहां पर महाराष्ट्र नंबर 1, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब नंबर 2, न कर्नाटक है यहां पर और ना गुजरात है यहां पर। महाराष्ट्र नंबर 1, आंध्र प्रदेश और पंजाब ये नंबर 2। ये देखिए किस तरीके से। अब हमारा सवाल, भारतीय परिवार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अब ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं खुद भी आत्ममंथन कर रहा हूं। भारतीय परिवार क्रेडिट कार्ड का किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हैरान हो जाएंगे जवाब देखकर, अनबिलीवेबल है। राशन खरीदने के लिए 50%, राशन खरीदने के लिए, ईंधन, क्योंकि हां पेट्रोल कार्ड्स होते हैं, 47%, कपड़े के लिए 38% लोग, फीस और बिल भरने के लिए 33%, होटल 27%, मुझे लग रहा था होटल टॉप 3 में कहीं पर होगा, टिकट 17%, लोन पेमेंट 16%, शॉकिंग, वर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिहेवियर, लोन पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक सामान 10%, अन्य 2%। लेकिन आप सोचिए जरा, अगर लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए 1, 2, 3 और फीस को भी मैं उसी में लूंगा, अगर उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अंशुमन सर। बिल्कुल, और ये आंकड़ा हमें बताता है कि एक तो क्रेडिट कार्ड का बेस भारत में बहुत छोटा है। पहली चीज तो ये कि केवल 7% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि एक बड़ी आबादी को तो बैंक क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं है। उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है जिनके पास एक निश्चित लेवल का की इनकम हो, उसमें भी मैक्सिमम उधार लोग, क्योंकि क्रेडिट है, उधार ले रहे हैं लोग ग्रोसरी के लिए। और इसके बाद का जो अगला आंकड़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जानने के लिए, ये क्रेडिट कार्ड का बिहेवियर भारत में क्या है, लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड का बिहेवियर कैसा है, एक उसके ऊपर तुरंत आते हैं यहां पर सीधे। जो हमारा अगला सवाल है, प्ले ऑन करिए। जो मेरा सवाल है वो ये है, अब मैं आपको सवाल रख रहा हूं, भारत में कितने प्रतिशत, सवाल देखिए आप, भारत में, सीधे लाइए, कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो परिवारों ने कर्ज लिया है? ये सवाल लीजिए, कितने प्रतिशत परिवारों ने कर्ज ले रखा है? ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पाई चार्ट है इसका, सीधे दिखाइए। भारत में कितने प्रतिशत परिवारों ने कर्ज लिया है? अब वो जरा इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्ज लेने वाले, देखिए आपने सेविंग का आंकड़ा देखा था, अब मैं जो कर्ज है उसकी बात कर रहा हूं। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कर्ज लेने वाले लोग जो हैं, जाहिर सी बात है बहुत कम है, बहुत कम है, वो सिर्फ 11% लोग हैं। और कर्ज नहीं लेने वाले 89% हैं। कर्ज, मैं सीधे चलूंगा यहां पर,
अंशुमन जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ। निशांत, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें मैं बतानी। पहली चीज तो ये कि आप इस आंकड़े को गौर से देखें। 11% कर्ज में अधिकांश हिस्सा हमारा सर्वे बताता है पर्सनल लोन का है, यानी इसमें या तो क्रेडिट कार्ड के लोन है या लोगों ने अपने दैनिक खर्च पूरे करने के लिए पर्सनल लोन रखे, होम लोन उसके बाद आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की बैंकिंग में लोग 64% लोग जमा करते हैं और केवल 11% लोग कर्ज लेते हैं, यानी कि भारत की पूरी बैंकिंग डिपॉजिट ओरिएंटेड है, कर्ज ओरिएंटेड नहीं है। आप सोलंकी साहब, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग को आप देखते हैं, मेरे लिए जो सबसे अलार्मिंग चीज थी, और मैं चाहूंगा अगर वो वाला डेटा यहां पे प्ले ऑन करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग राशन के लिए कर रहे हैं, ईंधन के लिए, चलिए उसमें पेट्रोल कार्ड है, आपको इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है, थोड़े दिन 40 दिन के बाद कर देते हैं। लोग बिल पेमेंट के लिए, फीस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी है या जो जरूरतें हैं वो आपकी जो चादर है उससे ज्यादा हो गया है? देखिए, ये जो है ये ईज हो गया है। क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में है, आपको कुछ भी खरीदना है, और क्योंकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हर एक दुकानदार के पास आज की डेट में मशीन मिल जाती है, तो सबसे ईज होता है आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लें। दिमाग में क्या रहता है कि मेरे पास अभी क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है कि मेरी अगली सैलरी आएगी तो मैं इसको पे कर दूंगा। और इसका अगर हम आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी एक ऐसी रेशो निकल के आएगा कि वो क्रेडिट पीरियड में वो पे नहीं कर पाते हैं और वो इंटरेस्ट पे चला जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये वाकई में जो है चौंकाने वाली चीज है, और ये एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस बिहेवियर है जो मेरी राय में बदलने। हमारे साथ बीजेपी के एक नेता है, लेकिन वो बीजेपी के नेता से पहले MBA फाइनेंस में है, IIM से। सर बताइए जफर भाई। देखिए, पहली बात तो मैं इस आंकड़े पर तीनों जो सवाल उस पर जाता हूँ। पहले स्टॉक मार्केट में जो आप कह रहे हैं पिछले 2014 से देखिए, NSDL का रिपोर्ट देखिए। NSDL में आपको दिखेगा कि आज जो जितने नंबर लोग जुड़े हैं वो किस स्टेट से जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े, तो आपको हैरान उस वक्त होगा कि अब जो कॉन्फिडेंस है वो आम लोगों में है, और इसलिए आम लोग अब निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में। और NSDL का जो रिटेल इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा देखना चाहिए आपको, वो हैरान कर देगा आपको। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो अभी आप कह रहे थे सेविंग क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड जो 7% टॉप के लोग हैं, वो क्रेडिट कार्ड बिहेवियर आपको देश के लोगों की जनता का बिहेवियर नहीं है। अगर आपको वाकई बिहेवियर देखना है तो आपको डेबिट कार्ड का बिहेवियर देखना चाहिए, इसलिए कि डेबिट कार्ड जो है बैंकों में मिलता है, लोग जो जितनी आमदनी उसके हिसाब से खर्चा करते हैं, और वो कहाँ करते हैं उसका जो है आपको सही से संकेत मिलेगा। तीसरी बात जो आपने कही थी अभी हाउस होल्ड लेवरेज के लिए, मेरे ख्याल से हाउस होल्ड लेवरेज का जो है वो चूंकि आपने पर्सनल लोन सिर्फ लिया है और बाकी चीज नहीं लिया, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो मैंने पहले भी कहा था कि हाउस होल्ड लेवरेज नहीं करते आजादे, सेविंग है और लेवरेज करने की कैपेसिटी बहुत है। तो आज इसलिए देखिए, अगर जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जितना भी देखिए, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, कार, ये सारे डिमांड क्यों है, और पेंटअप डिमांड जो गांव में है उसको जरा देखते हुए लगता है कि आज जो है गांव में तरक्की हो रही है, पैसा बढ़ रहा है। मैं एंडलेसली इसके बारे में आंकड़े दे सकता हूं जिसको इस बात को दिखाने के लिए जो देश की जनता जो है आज बहुत सुरक्षित महसूस करती है। अच्छा सर, ये हमने जो इनिशिएटिव किया है, आपने अपना पॉइंट रखा है। सुप्रिया जी, योर टेक। मुझे क्रेडिट कार्ड पर स्पेसिफिकली एक बात बोलनी भी है और एक सजेशन और पूछने के भी माध्यम से भी। क्रेडिट कार्ड ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े आय में 15,000 से ऊपर वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो देखना है कि उसमें डिफॉल्ट कितना हो रहा है, वो आपको बताएगा। जो राशन या फीस खरीदने की बात है, वो काफी सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट ज्यादा है, तो हो सकता है वो पॉइंट कलेक्शन करते हो सकता है कि वो आगे, इसीलिए डिफॉल्ट क्या हो रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, मेरा अपना मानना है, मैं तो एक स्टॉक मार्केट चैनल की एडिटर थी, कि स्टॉक मार्केट में बहुत स्क्यूड पार्टिसिपेशन है। 3% हिंदुस्तान की जनता स्टॉक मार्केट के बारे में, इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। गोरखपुर, महाराष्ट्र चले जाइए, कोई स्टॉक मार्केट बता ही नहीं पाएगा। मुझे बताइए सुप्रिया जी, और ये जफर साहब ने भी बोला था, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सुप्रिया जी, एक चीज बताइए, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में ये बताता है कि लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं या लोग अच्छा कर रहे हैं? दो चीजें हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी आपको फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल रिस्क जैसा आपका खुद का सर्वे दिखा रहा है आय पर निर्भर करता है। आपकी जितनी ज्यादा आय है, आपके अंदर उतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और उतनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आपने 100 रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में, वो 1000 भी बन सकते हैं, लेकिन वो घट के 0 भी हो सकते हैं। औसतन लोग उसका नहीं लेना चाहते हैं रिस्क। मैं एक पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट, एक फाइनेंस जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए सुप्रिया जी, क्या इस देश में वो अच्छे ऑप्शंस हैं
इन्वेस्टमेंट के आपको लगता है अभी के हालात में कि लोग स्टॉक मार्केट की तरफ कम देख रहे हैं और उन ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं या उनकी जरूरत? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का मूल स्वरूप जो है, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कब होता है? इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आपके खर्चे, आपकी सेविंग जो आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर करता है, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब आप उसको रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं। आज जो देश की हालात है, और इसको मैं पॉलिटिकल हैट पहन के नहीं बोल रही हूं, आज जो देश की हालात है, जब गरीबी बढ़ी है, लोगों की आय घटी है, बेरोजगारी ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोग कम रिस्क लेने को तैयार हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कल को अगर इस रिस्क पर रिटर्न कम आएगा तो आगे क्या होगा। मैं जरा एक सेकंड बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि लोगों को आंकड़े के हिसाब से देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के डेटा उठा के देखिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड में मंथ ऑन मंथ पिछले 5 सालों से 6 सालों से कैसे बढ़ा है, वो आंकड़ा आपको दिखाना चाहिए यहाँ पर। इसमें सर मैं वो आंकड़ा है, इसमें भारत में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में मिला के केवल 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, 6% लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आपको जो म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज बड़ा दिखाई देता है, रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। क्योंकि भारत की साइज बहुत बड़ी है, इसलिए ये सर्वे और महत्वपूर्ण हमें बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इससे अभी बहुत बड़ी आबादी भारत से दूर है। केवल 3% लोग स्टॉक मार्केट में और 6% म्यूचुअल फंड में है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से वो ज्यादा दिखाई देता है। अब मेरे सवाल है, किस आय वर्ग के परिवारों ने सबसे ज्यादा लोन लिया है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। किस मैं जोड़ दूं लोन के सवाल पर, जफर साहब कह रहे थे इसमें पर्सनल लोन अकेले शामिल नहीं किया गया, इसमें सारे लोन का सर्वे किया गया। सारी चीजें थी, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन, सारे लोन में जो हमारे पास डेटा निकल कर आया और सबसे चौंकाने वाला डेटा था कि भारत में कर्ज सबसे ज्यादा पर्सनल कैटेगरी में। अब ये क्या है? ये मैं आपको ये एक बार फिर से सवाल कह रहा हूं कि लेवरेज करने की शक्ति बहुत है। कौन से आय वर्ग के लोग या परिवारों ने सबसे ज्यादा लोन लिया है? ये बहुत बड़ी बात है। आइए जरा देखते हैं। 15,000 से कम, जाहिर सी बात है, इनके पास क्रेडिट कार्ड भी कम होता है, इनके इन्वेस्टमेंट्स भी कम होते हैं और इन्होंने लोन भी कम ले रखा है। यहां पर मामला बढ़ता है। 15,000 से 35,000 16%। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 35,000 से 50,000 वाले लोगों ने 15 से 35,000 से कम लोन लिया है। और इतना ही नहीं, एक और बात है, जिनके पास 50,000 से ज्यादा जिनकी आय है, उन्होंने भी 15 से 35,000 से कम लोन लिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। और 11% परिवारों ने कर्ज लिया है। अब सवाल यह होता है कि सबसे ज्यादा लोन किस राज्य के परिवारों ने लिया है? देखिए, भारत के अधिक बड़ी आय के लोग, 50,000 से ज्यादा आय के लोग में भी केवल 14% लोग लोन ले रहे हैं। यह भी हमें बताता है कि क्रेडिट का पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितनी बात की जाती है। सबसे अधिक नीचे आय वर्ग वाले लोग तो कम लेते ही, पर जो हाई इनकम लोग हैं वो भी उनका क्रेडिट का पेनिट्रेशन लो है। हाँ, अब आप जो बता रहे हैं, अब सवाल यह है हमारा, सबसे ज्यादा लोन किस राज्य के परिवारों ने लिया है? कौन से राज्य हैं जो कि लोन सबसे ज्यादा लेते हैं? सबसे पहले तमिलनाडु, ओके, महाराष्ट्र। अब ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी हमने काफी देखी है। केरल नंबर 3, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी में ऊपर है, लेकिन ये 11% की श्रेणी में कैसे आ रहा है? अब मेरा एक रैंडम सवाल है, क्या जो रैंडम सवाल है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप सबसे ज्यादा लोन किन परिवारों ने लिया है? एक क्विक रिएक्शन मैं आलोक जी से लेना चाहूंगा। आलोक सर, आप जब हम बात कर रहे हैं लोन्स की, जब हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज लोन्स की, आपको कुछ इसमें पिक्यूलियरिटी दिख रही है, खासकर ये देखते हुए कि जिनकी 35,000, 15,000, 35,000 तक सैलरी है, वो काफी ज्यादा लोन ले रहे हैं? जो मुझे इस आंकड़े का विश्लेषण करके एक चीज़ और समझ में आ रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां आय बहुत कम थी और तमाम खुशहाली के मेजरमेंट बहुत अच्छे नहीं थे, कर्ज लेने में भी वो राज्य काफ़ी पीछे हैं। मुझे लगता है कि कर्ज लेने का ताल्लुक इस बात से भी होता है कि आप कोई नई एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, जीवन शैली बेहतर करना चाहते हैं। नॉर्मली जो बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल पे जीने वाला व्यक्ति होता है, वो, ऐसा मेरा मानना है, कर्ज को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन जिनकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, वो कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार सर्वे में कैजुअल होने से मतलब क्या है सर आपका? मतलब कैजुअल का मतलब ये होता है कि मैं शर्ट खरीदने गया, क्रेडिट कार्ड अगर मेरे पास है तो 1 के बजाय 4 शर्ट लेके आ गया। अंडरस्टूड।
मेरी शर्ट का बजट है 2000 में 8000 रुपए की 4 शर्ट लेके आ गया। अंडरस्टूड। और अगर आप देखें इस बिहेवियर को कंपनियां एनकरेज करती हैं कि अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो 10% का कैशबैक। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि 10,000 रुपए की शर्ट जब मैं खरीदूं तो 2-2 के 5 नोट गिन के दूं, तब तक मैं माइंड रिवाइज कर लूंगा। एक स्वाइप किया मैंने, मेरे अकाउंट से 40,000 रुपए निकल गया। ये उनके लिए बहुत मुफीद और पॉजिटिव होता है। तो एक अलग तरह की स्ट्रेटजी भी काम करती है, कार्ड के जरिए आप पेमेंट करें। और इसमें एक चीज आप और नोट करेंगे कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनसे आप पूछें कि आपको पता है क्रेडिट कार्ड पे आप कितना ब्याज देते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता। अंजुमन जी, भले ही वो एक बहुत छोटा सेगमेंट हो क्रेडिट कार्ड का, लेकिन क्या ये पर्याप्त नहीं है उस डेट ट्रैप में ले जाने के लिए, जिससे कई जगह हमने देखा, कई मुल्कों में काफी ज्यादा परेशानी हुई है। हाँ, और ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है क्योंकि बड़ा काफी लंबा सर्वे है। 70% लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रोल ओवर करते हैं, यानी अपना पूरा भुगतान समय से नहीं करते, या तो मिनिमम बैलेंस पे करते हैं या उसे आगे ले जाते हैं। जिन लोगों ने एक तो क्रेडिट कार्ड का जो बेस है जिनसे उनसे हमारी बात हुई, उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड फिर से ये जवाब रिपीट कर दीजिए। 70% लोग अपने क्रेडिट कार्ड के भुगतान समय पर नहीं करते हैं, मिनिमम बैलेंस पे करके अपना सिबिल स्कोर बचाने की कोशिश करते हैं और पेमेंट रोल ओवर करते हैं और आगे ले जाते हैं। और इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि जब पर्सनल लोन की कैटेगरी सबसे बड़ी दिख रही है, जो सरप्राइज है, क्योंकि लोन अगर लिया जा रहा है तो एक सवाल पूछा अंजुमन जी, क्या हमको आप बता सकते हैं कि किस राज्य के लोग ईशान जी, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। एक चीज बड़ी वरींग थी इस सर्वे में, और इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। इस सर्वे में बोला गया कि लोन लेने वाले जो लोग हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो 16% हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में हैं। Exactly. और एक चीज और, आलोक जी की बात को थोड़ा और बढ़ाते हुए बोलूंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्योंकि बार बार बात हो रही है और मैं वहां से आती हूँ, मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि हम कम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या कम लोन लेते हैं। उसका एक कारण है कि फाइनेंशियल इलिटरेसी के चलते मनी लेंडर्स के थ्रू, लोकल मनी लेंडर्स के थ्रू ज्यादा काम होता है। वैलिड पॉइंट। तो मुझे लगता है टू रन डाउन अ स्टेट इज नॉट द राइट। ओके, नाउ कितने, अब मैं एक सवाल पूछो, 1 मिनट सर लूंगा, यहाँ पर रैंडम सवाल है। जो सवाल को इसको जरा हमें बताना जरूरी है कि जो क्या हमको आप बता सकते हैं कि किस राज्य के लोग कितना लोन लेते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली का क्या हाल है? अंजुमन जी। हाँ, कर्ज पर ही चर्चा हो रही है और हमारे पास हर राज्य का अलग अलग आंकड़ा है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। भारत में किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं, और यहाँ जहां आप कर्ज का पेनिट्रेशन चाहते हैं कि जहां ज्यादा लोग कर्ज लें, कारोबार शुरू करें, मकान घर खरीदें, वो सारे राज्य राष्ट्रीय औसत से कम है। केवल 11% लोग पूरे भारत में, 11% परिवार लोन ले पाते हैं। यानी आप इससे 2 मतलब निकाल सकते हैं। पहला मतलब है कि पहले तो बैंक उन्हें लोन देने लायक मानता ही नहीं। देश के 90% लोगों को, 11% लोगों को लोन देने लायक बैंक मानते होंगे। उसमें भी केवल पंजाब से ऊपर जाने वाले तक पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां लोग लोन ले पाते हैं। इसके नीचे जिन राज्यों में आपको लोन देने की जरूरत है या उनके पास कर्ज की जरूरत है, वो सारा का सारा हिस्सा नीचे ऐसा दिखाई देता है जो राष्ट्रीय औसत से नीचे। लेकिन कुछ राज्य तो केवल 4%। ये जो नेशनल एवरेज आपने 11% लिया, इसके नीचे आप बिहार ले रहे हैं, गुजरात ले रहे हैं, दिल्ली ले रहे हैं, हरियाणा ले रहे हैं, राजस्थान ले रहे हैं, MP, छत्तीसगढ़, यूपी उत्तर। सुप्रिया जी ने एक बात बोली, क्या ये नॉर्मल मनी लेंडर्स इनसे लोन लेते होंगे फिर ये लोग? इस एरिया में नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग लोन लेते हो। इस एरिया में मनी लेंडिंग बड़े संख्या में, पर जो फॉर्मल लेंडिंग, जिन्होंने अपनी लेंडिंग डिक्लेयर की, वो फॉर्मल लेंडिंग का ये लेवल है। और इसमें सारे लोन शामिल हैं। इसमें केवल क्रेडिट कार्ड लोन शामिल नहीं है, इसमें होम लोन भी शामिल है, कार भी शामिल है और एजुकेशन लोन भी शामिल है। ठीक है, सोलंकी साहब, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे जब, सर एक मिनट, सोलंकी साहब, एक सवाल खड़ा ये होता है कि लोग लोन ले रहे हैं। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, ये आप देख रहे हैं मनी 9 का ऐप तुरंत डाउनलोड करिए। ये सर्वे और इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग, आपको हर रोज अंशुमन जी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको समझने को मिलेंगी वहां पर। मनी 9 को डाउनलोड करिए। और गोल्डन सवाल हमारा आ रहा है, लेकिन सोलंकी साहब, फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल इस देश में अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो क्या वो प्योरली डिपेंडेंट है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है उसके ऊपर, या फिर आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है? देखिए, इससे पहले क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी, तो क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा डाटा है कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कौन करता है और कितने लोग करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल यंग जनरेशन कर रही है, वो जिसकी पहली जॉब लगती है।
और अंशुमान जी के पास वो डाटा भी होगा कि कितने लोग कैश विड्रॉल कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप है जिसमें वो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो अगले दिन आपको भुगतान करना होता है, वरना आपका डेली इंटरेस्ट लगता है। तो या तो जानकारी नहीं है कि अगले दिन भुगतान करना है, या वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसा डेट ट्रैप में यंग जनरेशन जा रही है, जो अगले 5 साल या 10 साल में अगर ये संख्या बढ़ती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। दूसरी बात आपने कही कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरा मानना है कि अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से अभी भी हम वो इनोवेशन नहीं देख रहे हैं जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को गांव-गांव या जो कम आय के लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सके। कोई ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट किए जाएं जिससे कि कॉस्ट को कम किया जाए। तो अभी भी वो इनोवेशन की कमी है, उस फाइनेंशियल लिटरेसी की। अंडरस्टूड। अब हमारी बात है आज के गोल्डन सवाल। ओके, जफर भाई बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देखिए आज गांव-गांव में, जब मैं कहता हूँ डिजिटल इकोनॉमी मतलब इंटरनेट यूजर्स जो गांव-गांव में हैं, अब उनको सारी चीजें जानकारी पहले से बेहतर है जो पहले कभी नहीं होया करती थी। और इसलिए जब आप ये हाउस होल्ड जो लेवरेज के बारे में बात करें, जो कर्जा लिए हुए, मैं आपको फिर से एक बार, जब आप दोबारा सर्वे करें तो एक बार फिर से कहूंगा कि इसलिए कि मेरे पास आंकड़े हैं कि 2014 से पहले हाउस होल्ड लेवरेज कितना था और आज आपने आंकड़े दिखाए, दोनों में फर्क है। इससे समझ में आता है कि आप अगर कोरोना का पीरियड निकाल दीजिए तो सिर्फ खुशहाली है। और इसकी वजह के जो जमीन से धरातल पे जो स्कीम लेकर आए हैं, वेलफेयर स्कीम, चाहे वो आयुष्मान हो चाहे और बाहर स्कीम हो, उससे लोगों का सर आपने जो बोला, आप यकीन मानिए आलोक जी के मन में तुरंत वहां पे हंस रहे थे वो, लेकिन खुशहाली। लेकिन एक मिनट मैम, गोल्डन सवाल है प्लीज। सो मेहरबान, बड़ा सवाल ये है कि हमारा गोल्डन सवाल है क्या है देश का पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स? राज्यों में परिवारों की वित्तीय सुरक्षा का पैमाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडेक्स में वित्तीय सुरक्षा को कई वर्गों में बांटा गया है। एक्सक्यूज मी, सुरक्षित, कम सुरक्षित, असुरक्षित, बिल्कुल असुरक्षित। कैसे बना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स? यह बहुत बड़ा सवाल है। कैसे बना? बचत, कर्ज, बीमा और प्रॉपर्टी के आधार पर तैयार हुआ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स। बचत 25%, कर्ज 25%, बीमा 25%, गोल्ड 50%, प्रॉपर्टी 10%। ये वेटेज है उस इंडेक्स का। मैं सीधे आऊंगा अंशुमन जी, पहले तो ये बताइए, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में आप बताइए, और संजय जी आप भी बताइए। संजय जी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स हमने कैसे बनाया, और हमारे 2 एक्सपर्ट भी साथ में हैं, और ये हमारी पहली कोशिश थी कि हम ये नाप सके कि भारत में लोगों की वित्तीय सुरक्षा का इस तरह अलग अलग इनकम लेवल पर आय वर्ग में क्या क्या है। जी ये हम पहली बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स लेकर के आए हैं। ये बहुत ही अभी के हिसाब से देखें तो एक बेसिक लेवल का फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स है, जहाँ पे कि 5 पैरामीटर्स है। उन 5 जैसे आपने बताया था, बचत, इंश्योरेंस, उसका जो वेट्स दिया आपका बराबर सही दिया है, वेट्स जो जी मैं बताता हूँ, 100% ज्यादा हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 25, 25, 25, 15 और 10 का वेट है। 25, तो ये 100% का वेट है, और ये 5 पैरामीटर्स पे दिया हुआ है। गोल्ड पे और प्रॉपर्टी पे हमने 15 और 10 का वेटेज दिया है, और जो क्रिटिकल है उसमें 25%, 25%, 25% दिया है, जहाँ पे कि बचत हो, कर्ज फ्री हो, और जिनके पास कोई बीमा हो जिससे कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके। अंशुमन जी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स के जरिए हमने जानने की कोशिश की, और इसमें पैमाने बहुत सिंपल रखे जो हमारे सर्वे से निकल कर आ रहे थे। सर्वे ये बता रहा था कि भारत में लोगों के पास कम से कम 20%, 15% सेविंग होनी चाहिए, जो उनके लिए इमरजेंसी फंड के तौर पर काम कर रही हो, उनके पास बीमा हो। भारत में गोल्ड को एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया जाता है, तो सोने में उनका निवेश हो। उन्हें डेट फ्री होना चाहिए अगर उनके पास कर्ज नहीं है। इसके अलावा उनके कोई निवेश है प्रॉपर्टी के तौर पर, और बाकी जगह फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इनके आधार पर हमने ये नापने की कोशिश की कि भारत के किस इनकम ग्रुप के पास कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और इसका रिजल्ट हमारे लिए चौंकाने वाला। एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमने इस आंकड़े को 2 हिस्सों में समझने की कोशिश की। अंशुमन जी, थोड़ा सा रोकूंगा अब, क्योंकि अब समय बहुत कम है और ये बहुत बड़ा सवाल है। दिस इज अ मेगा क्वेश्चन। ये बताएगा आपके बारे में, भारत के बारे में। भारत में कितने परिवार आर्थिक तौर पर सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत में कितने परिवार आर्थिक तौर पर सुरक्षित हैं? मैंने आपको वेटेज पहले ही दे दिया है, इसका वेटेज क्या क्या है सीधे देखिए। सुरक्षित है भारत में सिर्फ 5% परिवार आर्थिक तौर पर, कम सुरक्षित हैं 25%, असुरक्षित हैं 33%।
बिल्कुल असुरक्षित हैं 42%, सॉरी माफी चाहूंगा, कम सुरक्षित हैं 20%, असुरक्षित हैं 33%। अब कम सुरक्षित से लेकर आप बिल्कुल असुरक्षित तक ले लें तो यह बहुत चिंताजनक है। यह बहुत बड़ी खबर है कि देखिए भारत में कितने परिवार आर्थिक तौर पर सुरक्षित हैं। 5% कम सुरक्षित, 20% असुरक्षित, 33% बिल्कुल असुरक्षित, 42%। एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा अंशुमन जी, ये तो बहुत ग्लेरिंग है। हाँ, और इसमें ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों को, हमने इस आंकड़े को निकालने में ये मैं दो पैमानों पर ध्यान दिया है। जो 15,000 रुपए से नीचे की इनकम वाले लोग हैं, उनको तो सरकारी मदद की जरूरत है वित्तीय सुरक्षा के लिए। अगर उस आंकड़े को आप मिला लें तो भारत की बहुत बड़ी आबादी बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रखती है। और ये स्थिति हमें उनके पूरे बचत के व्यवहार में, उनके निवेश के व्यवहार में दिखाई देती है। और यहाँ से जिस सवाल का जवाब जफर जी बार बार कह रहे हैं, यहाँ से सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो देखे कि देश की इतनी बड़ी आबादी फाइनेंशियली अपने आप को इनसिक्योर क्यों रिपोर्ट कर रही है देश के सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस सर्वे में। जी जफर साहब, क्विक रिएक्शन आपका, बहुत क्विक रिएक्शन सर प्लीज। देखिए मैं शायद रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो आपके जो इंडेक्स का नंबर जो आ रहा है, कोई बात नहीं, हाँ। शायद मैं इससे रिलेट इसलिए कि जितने भी आंकड़े आपने दिखाए हैं और जितने भी बेसिक कवर अवेलेबल है, उसके बाद ये आंकड़े बिल्कुल मुझे कहीं भी कैलकुलेट करने में, मेरे दिमाग में जो कैलकुलेट करा ये कहीं से, इसलिए मैंने जो उन्होंने सर्वे का उससे मैंने कहा कि आंकड़े आपने रीवेरीफाई किया है कि नहीं, इसलिए कि ये आंकड़े सही नहीं दिखते हैं कहीं से भी। लेकिन चूंकि आपके आंकड़े, मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि जो जितने नीचे के जो तबके दिखाए, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो 42% आप दिखा रहे हैं, अगर उसी को ले तो उसके पास जितने कवर है, क्या इतिहास में कभी इतने कवर मौजूद थे सरकार के द्वारा? नहीं थे। जैसे मैंने कहा आयुष्मान भारत, जैसे मैंने कहा कि बीमा ज्योति जो इंश्योरेंस है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है जो कि पहले कभी नहीं। छोटा सा मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप ही के सर्वे के मुताबिक 75% आबादी फाइनेंशियली अनसेफ है। कुछ असुरक्षित ज्यादा है, कुछ असुरक्षित कम है, लेकिन 75% परिवार फाइनेंशियली अनसेफ है। आप खुशहाली की बात कर रहे हैं। दो ही आंकड़े असलियत को भी बयां करते हैं और आपके सर्वे की पुष्टि करते हैं। 11,724 लोगों ने बेरोजगारी के चलते, सरकारी आंकड़ा है, 2021 में खुदकुशी कर ली, और सरकारी आंकड़ा है कि 25%, 1/4 खुदकुशी करने वाले लोग दैनिक मजदूर थे। पिछले साल 5 दैनिक मजदूरों ने रोज आत्महत्या करी। ये सर्वे की पुष्टि करता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमन जी, संजय जी, जफर जी, सुप्रिया जी, आलोक जी, सोलंकी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सर्वे को आप देखना चाहें, आप जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, Money9 का ऐप तुरंत डाउनलोड करिए और उस पर देखिए आप इसको। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोई घुस आया है और उनके पास वेपन है। कोई बात नहीं, हमारे पास उससे भी बड़ा वेपन है। म्यूजिक लगाओ। ठंड को हल्के में लोगे तो भारी पड़ेगा, और ये तुम्हारी जेल यात्रा के लिए। डॉलर अल्ट्रा, इसका विंटर शील्ड टेक्नोलॉजी आपको रखे गर्म और इससे सुपर स्लिम। डॉलर अल्ट्रा, ठंड का वेपन। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ। फिल्म के लिए नहीं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का ग्लोबल कवरेज है ना। डायग्नोसिस हो इंडिया में, ट्रीटमेंट हो कहीं भी दुनिया में। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। जब सिगरेट की तलब लगे, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। ये एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। हाँ जी,
मुझे ना डेंगू हो गया, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, फुल रिफंड चाहिए था। तो आपने 6000 की फ्लाइट बुक करी थी ना, इसमें 2000 एयरलाइन के कटेंगे, 2000 बुकिंग साइड। फुल रिफंड चाहिए, कैसे मिलेगा बता जल्दी। अब भाई साहब फुल रिफंड चाहिए तो ईज माई ट्रिप पे बुक करना था ना। ईज माई ट्रिप मतलब फुल एंड क्विक रिफंड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, नो हिडन फीस। और ये लूट रे बाबा या वो लूट बाबा बाबा बाबा। मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। गोभी हो या पूरी समोसा, खा लो कचौड़ी या प्याज परोठा। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। अब पॉलिसी बाजार पे है जीरो कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें आपको कुछ टाइम के बाद अपना इंश्योरेंस बंद करके पूरा प्रीमियम वापस लेने का ऑप्शन मिलता है। तो हुआ ना जीरो कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आज ही खरीदिए policybazaar.com से। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद ऋषि कास्कल चटनी 011 25 54 25 54। ये है TV9 नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, फिक्र आपकी, परवाह देश की। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग, माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया का पीए गिरफ्तार, ट्वीट कर डिप्टी सीएम का दावा। रेड में कुछ नहीं मिला तो क्या अरेस्ट, बीजेपी पर लगाया चुनाव में हार से डर का आरोप। ठग सुकेश के आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ लेने वाले आरोप पर घमासान, बीजेपी ने कहा केजरीवाल महाठग और कट्टर बेईमान, तो सौरभ भारद्वाज ने सुकेश को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, पीओके और कैलाश मानसरोवर पर अवैध कब्जा, एक दिन भारत में होंगे पाक अधिकृत कश्मीर और कैलाश मानसरोवर। हिमाचल में पीएम मोदी ने मांगा एक और मौका, सुंदरनगर की रैली में बोले कांग्रेस ने पहला घोटाला रक्षा सौदे में किया, वीर माताओं ने भुगता खमियाजा। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए 1 लाख युवाओं को रोजगार देने, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। सुधीर हत्याकांड के आरोपी संदीप सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड, एनआईए भी खालिस्तानी एंगल से मामले की जांच में जुटी, परिजनों को शहीद का दर्जा देने की मांग लगातार जारी। रूस यूक्रेन जंग की वजह से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा, डूम डे वॉच की दुनिया को चेतावनी, कभी भी हो सकता है परमाणु युद्ध। डूम्सडे वॉच की निगरानी करने वाली मैगजीन का बड़ा दावा, परमाणु युद्ध से 36 करोड़ लोगों की मौत की आशंका। परमाणु आशंका के बीच चीन ने अमेरिका को बताया दुनिया के लिए खतरा, कहा सिर्फ अपने मतलब की सोचता है अमेरिका। बीजिंग में जिनपिंग से मिले जर्मन चांसलर, चीन से की युद्ध रोकने में मदद करने की अपील, चीन बोला एटमी हथियारों का इस्तेमाल ठीक नहीं। चीन के एयर शो में दिखी स्टिल्थ मिसाइल की झलक, 1000 किलो वजनी है चीन की नई स्टिल्थ मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल को J-20 में तैनात किया गया। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, यूएस का युद्ध अभ्यास उकसाने वाला है, साउथ कोरिया के साथ यूएस कर रहा है युद्ध अभ्यास। उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का बड़ा मूव, एंड्रूज एयरबेस पर उतरे अमेरिका के 2 बॉम्बर, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रक्षा मंत्री भी मौजूद। जापान